देखा कि नवजात शिशु का जो तापक्रम होता है वो 92 से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच में हमेशा बना रहता है। अब हम बात करेंगे नाड़ी की गति के बारे में कि एक छोटे बच्चे की नाड़ी की गति कितनी होती है। तो ये लगभग 130 से 150 प्रति मिनट जो गति होती है वो एक छोटे बच्चे की नाड़ी की गति हमेशा बनी रहती है। ये गति जब बच्चा धीरे धीरे अपनी और अवस्थाओं को पार करते हुए वयस्कावस्था तक पहुंचता है तो तब तक पहुंचते यह गति 77 प्रति मिनट 77 जो है ये प्रति मिनट रह जाती है, जिसे हम पल्स रेट कहते हैं कि पल्स रेट क्या चल रहा है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट कितना होना चाहिए? 77 पर मिनट होना चाहिए। छोटे बच्चे का 130 to 150 पर मिनट होता है। देखिए, ये नाड़ी की गति हुई या सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होती है और वयस्क में धीरे क्यों होती है? क्योंकि जो शरीर का आकार है, जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो छोटे बच्चों में कम होती है। अब श्वसन लेते समय ये छोटा बच्चा कितनी सांस भर लेगा और फिर वो कितनी छोड़ेगा? उसको कम ऑक्सीजन ग्रहण करना है और फिर थोड़ी मात्रा में उसको बाहर कर देना है। या फिर जो हृदय होता है, वो छोटा सा हृदय है, वो कितना ब्लड पंप करेगा, वो कितनी मात्रा में वो ब्लड पंप करेगा। इसे क्या है, वो जल्दी उसको करना पड़ता है, थोड़ा लेना है जल्दी से करना है। तो ये जल्दी करने की प्रक्रिया की वजह से ही छोटे बच्चों में नाड़ी की गति या आपका श्वसन क्रिया में जो उसका गति है, ये सारे क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। वही धीरे धीरे जब शरीर वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो कम हो जाते हैं। बच्चों की भूख के बारे में हम बात करें तो बच्चा हर 4-5 घंटे में क्या हो जाता है, उसको भूख लग जाती है। तो दूध पीता है, फिर हर 2-3 घंटे के बाद उसको 4 घंटे के बाद उसको भूख लगना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 से 8 घंटे में खाली हो जाती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 2 से लेकर के 14 घंटे के बीच में उसकी पूरी जो इंटेस्टाइन है वो खाली हो जाती है। ये प्रोसेस 3 लेवल में क्यों बताई गई है? क्योंकि भोजन जो है हमारा वो 3 लेयर्स में शरीर के अंदर डाइजेस्ट होके आगे बढ़ता है। पहले वो हमारे पेट में जाता है, फिर वहाँ थोड़ा पाचन होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पाचन होता है और फिर उसको बड़ी आंत में खिसकाया जाता है, फिर वहाँ पर उसका लास्टली पाचन हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, बच्चे का भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये 3 सेगमेंट में बांट करके बताया जा रहा है। यानी कि हर 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे को दूध देना चाहिए, उसकी भूख के बारे में ख्याल रखना चाहिए। नींद की बात करें तो एक छोटा बच्चा शैशवावस्था में वो जब वो छोटा होता है तो 15 से 20 घंटे तक सोता है। जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी जो नींद का क्रम है ना वो थोड़े अंतराल पे हो जाता है। वो क्या करता है, 2 घंटे सोता है, 3 घंटे सोता है, फिर उठ जाता है, फिर 2 घंटे सोता है, फिर उठ जाता है। तो इस तरीके से वो अंतराल में 13-14 घंटे सोना शुरू कर देता है। धीरे धीरे और वो बड़ा होता है तो उसकी नींद जो है वो दर्द से, भूख से, किसी पीड़ा से या किसी डिस्टर्बेंस से, जैसे किसी ने उसको जहाँ पर वो सोया है धप से आवाज़ कर दी तो उसको डिस्टर्ब हुआ, वो उठ गया, या फिर किसी ने तेज आवाज़ कर दी, कुछ ऐसा उसके पास से तेजी के साथ गुजरा तो वो क्या कर जाता है, उठ जाता है। इसीलिए आप देखिए 2 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं या 2-2.5 साल के, 1 से 1.5 साल के भी जो बच्चे होते हैं उनको जब माएँ सुला देती हैं तो उनको सुलाने के बाद उन्हें बहुत केयर करनी पड़ती है कि कोई इनके पास किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो ताकि इनकी नींद जो है वो पूरी हो सके। अच्छा, एक बात और है कि अगर छोटे बच्चे की नींद पूरी नहीं है और उसको ज़बरदस्ती उठना पड़ गया या वो उठ जाता है तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से फिर उसका आगे का रूटीन उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ना वो खेल पाता है और ना ही वो चुप रहता है, बल्कि वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर जितना सोता है उतनी ही उसकी बॉडी स्वस्थ रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप 15-20 घंटे सोएं तो हम स्वस्थ कहे जाएंगे, नहीं। हम अब क्या हैं, अब हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, इससे अधिक नींद की आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे की जो नींद है उसका क्राइटेरिया 15 से 20 घंटे तक का बनाया गया है।
अब हम बात करेंगे कि एक छोटे बच्चे के अंदर संवेग कौन कौन से पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की हुई थी। देखिए, बच्चे के अंदर शैशवावस्था में केवल 3 ही संवेग पाए जाते हैं। एक तो होता है भय का, दूसरा है क्रोध का और तीसरा है प्रेम का। आप छोटे बच्चे को देखिए, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन छोटे बच्चों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे जो हैं वो भय से प्रभावित होते हैं। वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, या उनको कहीं ऊंची जगह पे बैठा दीजिए तो वो रोना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी माँ जो है अगर वो दूसरे बच्चों से प्रेम करने लगे जैसे कि वो अपने बच्चे को करती हैं तो भी उनको बुरा लगने लगता है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उनके अंदर भय उत्पन्न करती हैं, डर उत्पन्न करती हैं, जो उनको इफेक्ट करता है, जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है क्रोध। क्रोध एक संवेग छोटे बच्चों में होता है। क्रोध मतलब आप जिद देखिए, उसको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर उसकी जिद है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, या मुझे यही खाना है, या फिर मुझे ये चीज़ तोड़नी है, तो वो चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए। बच्चा जिद में आ जाता है। तो ये भी संवेग बच्चे के अंदर पाया जाता है। तीसरा संवेग है प्रेम। बच्चे के अंदर प्रेम पाया जाता है। बच्चा अपनी माँ को देखकर प्रसन्न होता है, अपने परिवार के सदस्यों को देखकर प्रसन्न होता है। जो भी उसके साथ प्रेम से खेलता है, बच्चा उसके साथ प्रसन्न रहता है। तो बच्चे के अंदर शैशवावस्था में 3 ही संवेग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में जो सहज क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों को आपको जानना इम्पॉर्टेंट जरूरी है। देखिए, बच्चा जो है वो कुछ मूल प्रत्यात्मक व्यवहार लेकर के आता है, जिसके प्रभाव में बच्चे के अंदर कुछ सहज क्रियाएं डेवलप हो जाती हैं, जिसको वो जो है कोई भी जब आप छोटे बच्चे को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक जो तुरंत का नवजात बच्चा है उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं जो उस अवस्था को ही इंगित करती हैं। जैसे पहली अवस्था मैंने बताया प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, ये आँख से संबंधित रिफ्लेक्सेस हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो जब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे ही वो जन्म लेता है उसके 1-2 घंटे बाद ही, आजकल के तो बच्चे बहुत जल्दी ही आधे घंटे में या थोड़ी देर में ही वो देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए क्या कहा जाता है कि जो बच्चा होता है ना, वो देखता है, वो अपनी आँखों से देखना स्टार्ट करता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आँखें भाग रही हैं। वो देख इधर रहा है और उसकी जो प्यूपिल है, उसकी जो आइरिस है, वो भाग कहीं और रही है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ना, जिसको वो बैलेंस करने का प्रयास धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर कर लेता है, वो बैलेंस कर लेता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि ये दिखता है कि जैसे कि उसकी आंखें जो हैं वो भाग रही हैं, वो देख कहीं और रहा है और हमें लगता है कि वो कहीं और, उसका विजन कहीं और जा रहा है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये बच्चे की एक सहज क्रिया है। दूसरी सहज क्रिया है बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस। बेबिंस्की रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब बच्चे के तलवे में आप उसको गुदगुदी करिए तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ और पैर की अंगुलियों को क्या करता है, मोड़ना स्टार्ट कर देता है, या उसके लिए वो सिकोड़ना शुरू कर लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, इसको हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है टेंडन रिफ्लेक्सेस। टेंडन रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है कि बच्चा जो है अब जब उसकी मांसपेशियों को टच करिए ना, उसके शरीर के अंगों को टच करिए तो वो उसके प्रति क्या करता है, अपना रिफ्लेक्स देता है, अपना उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे बच्चे के हाथ की मांसपेशियों को आप टच ऐसे आप छूइए, उनको उंगली लगाइए, तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथों से उंगली को पकड़ने का प्रयास करता है। वैसे ही आप बच्चे के शरीर के ऊपर ऐसे हाथ रखिए तो बच्चा जो है अपने इसको सर को क्या करेगा, सर पे हाथ रखिए तो सर को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू करेगा, वो उसके प्रति रिफ्लेक्स देना शुरू करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जब मांसपेशियों को टच करने के बाद जो बच्चा अनुक्रिया करता है उसे हम टेंडन रिफ्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। सकिंग रिफ्लेक्सेस, इससे तो सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको उनके आसपास, उनके होठ के आसपास क्या करिए, थोड़ी सी उंगली घुमाइए
तो वो उस तरफ अपना मुंह क्या करते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं। और अगर उनके मुंह में कुछ भी रखिए ना, ऐसे अगर आप अपने हाथ को रखिए तो उनके दिमाग में क्या, उनके मन में सिर्फ क्या चल रहा है, सकिंग रिफ्लेक्स चल रहा है, यानी कि वो समझते हैं कि उन्हें दूध मिल रहा है और वो उसको चूसने की क्रिया प्रारंभ कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 सहज क्रियाएं हैं जो शैशवावस्था में होती हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है, बेविंस्की क्या है, टेंडन क्या है, सकिंग क्या है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा। अब कुछ क्रियाएं छोटे बच्चे की शैशवावस्था में ऐसी होती हैं जिनके बारे में भी आपको जानना रह गया है, जैसे बच्चे का क्रंदन। बच्चे का क्रंदन शैशवावस्था में जैसे ही वो जन्म लेता है ना, तब से ही उसका रोना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका रोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके रोने से ही उसके शरीर की जितनी भी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे उसका श्वसन हो गया, उसका उत्सर्जन है, पाचन है, परिसंचरण है, ये सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से तभी एक्टिव हो पाती हैं। इसलिए छोटे बच्चे का क्रंदन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। अब बात दृष्टि की करें तो दृष्टि में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में बताया भी है कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके आँख का कलर 10-15 दिनों तक क्लियर नहीं होता है कि वो क्या है, धीरे धीरे उसमें कलर को धीरे धीरे उसका कलर फाइनल हो जाता है, यानी कि कलर जो है वो धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और जो दृष्टि है ना, ये इसमें जो विजन है, यानी कि इसमें चीज़ों को देखने की, उनके ऊपर रिएक्ट करने के लिए, पहचानने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर एक बच्चे के अंदर आ पाती है। उससे पहले उसके अंदर विजन से किसी चीज़ को पहचानने की जो क्षमता है वो उपस्थित नहीं होती है। वो आंशिक रूप से ही क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है, वो कलर्स को नहीं पहचानता है। कहा जाता है कि एक जो बॉय होता है, जो लड़का है, वो 7 दिन के बाद ही कलर्स को पहचानना शुरू कर पाता है। उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो 7 दिनों के बाद ही माइन्यूट होती है, वो कलर पहचानना शुरू करता है। वहीं लड़कियां जो हैं वो जो है इस मामले में तेज होती हैं और वो जल्दी ही कलर को पहचानना शुरू कर देती हैं। अब बात करेंगे श्रवण की, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने कहा है कि बच्चा जन्म लेते समय पूरी तरीके से क्या होता है, वो सुनता नहीं है, उसके अंदर जो सुनने की का सेंसर है वो अभी डेवलप नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी माता के गर्भ में ही उसके कान में जो म्यूकस होता है वो निकल जाता है, और तभी माता जो कुछ भी कहती है, सुनती है, कोई भजन सुन रही है, कुछ अच्छी बातें कर रही है, या अपने बच्चे से ही अगर वो बात कर रही है तो बच्चा उसके बदले में अनुक्रिया करता है। तो बिना सुने तो अनुक्रिया करेगा नहीं। इस संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद पाया गया है। कोई कहता है कि बच्चे सुन सकते हैं और कोई कहता है कि बच्चे नहीं सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म के 118 घंटे के बाद ही सुनने की क्षमता विकसित उनके अंदर हो पाती है। अब बात करते हैं स्वाद की कि क्या छोटे बच्चे के अंदर स्वाद को पहचानने की क्षमता विकसित होती है, हो सकती है। इसके बारे में भी संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा है ना, जब उसके मुंह में कोई मीठी चीज़ डाली जाती है तो उसके प्रति एक सकारात्मक अनुक्रिया प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर कोई तीखी, कोई नमकीन चीज़ अगर बच्चे के मुंह में चली जाती है तो बच्चा क्या करता है, अपना मुंह बनाता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जिसमें बच्चों को नींबू खिलाया जा रहा है, छोटे बच्चों को, तो बच्चे उसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, या बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, आइसक्रीम दे दीजिए, तो बच्चा उसके प्रति किस प्रकार से अपनी भावनाओं, अपने संवेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो उससे ये लगता है कि बच्चे के अंदर जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप तो हो जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे की माँ अपने निपल्स पे क्या करे, सिरका,
या पेट्रोलियम पदार्थ या कोई ऐसी तीखी चीज़ लगा करके जब बच्चे का दूध छुड़ाने का प्रयास करती है, वो तो खैर 2 साल के बाद की बात है, लेकिन अगर ऐसा स्थिति में शैशवावस्था में ही अगर ऐसा किया जाए तो बच्चे के अंदर तुरंत जो है वो उस समय वो अपने माँ के दूध को वो टच नहीं करेगा, उससे वो दूर भागेगा। इसका मतलब है कि उसकी जीभ पे जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। अब बात हम करेंगे गंध की। तो गंध पे हम देखेंगे कि बच्चे का जनरली देखा जाए तो अगर गंध की हम बात करें तो कोई पेट्रोलियम पदार्थ या कोई सिरका या कोई भी अमोनिया या संतरे का तेल लगा करके अगर बच्चे के आसपास भी कोई बिल्कुल उनको मुंह में डालने का कुछ प्रयास करे या उनसे इंटरैक्ट अगर कर रहा है तो बच्चा क्या करता है, उसको जो उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, वो उससे दूर भागेगा। तो वैसे में क्या है, यानी कि बच्चे को भी गंध का पता चल रहा है। सब छोटे बच्चे को नहीं पता चलेगा, बहुत छोटे बच्चे को नहीं पता चलता है, लेकिन शैशवावस्था के अंतिम फेज में आते आते बच्चे जो हैं वो गंध के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं संवेदनशीलता की। तो बच्चों के अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, ये प्रमाणित किया जा चुका है, क्योंकि बच्चे को आप देखिए उसकी संवेदनशीलता को परखने का एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड ये है कि एक बच्चा जो अपने परिवार में है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा दादा दादी बुआ चाचा चाची, या आप कहिए कि अगर वो संयुक्त परिवार में है, माता अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में अगर व्यस्त है और वो परिवार के अन्य सदस्यों से, या सदस्य तो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन आजकल तो एकाकी परिवारों में जो मेड है, जो आया है, वही दिन भर बच्चों को संभाल रही हैं। तो जो प्रेम, जो दुलार, जो स्नेह परिवार के सदस्य या माता अपने बच्चे को देगी, वो स्नेह, वो दुलार मेड आया तो नहीं दे सकती हैं, वो उनका लालन पालन नहीं कर सकती हैं। इवन अगर आज के समय के जो बच्चे हैं अगर माता पिता के संपर्क में हैं तो वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को उनके सम्मुख प्रदर्शित करने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, और उनका जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से होता है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा दूसरे के संपर्क में रह करके और दिन भर अपना समायोजन कर रहा है तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे झिझकते हैं। ऐसे बच्चों का जो कहते हैं कि अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने की जो क्षमता है वो उनकी क्या है, पूरी तरीके से निखर करके बाहर नहीं आ पाती है। तो अब देखिए, जो बच्चे माता पिता के साथ रह करके और अपने जीवन में डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट, और जो बच्चे आया और बाकी काम करने वाले लोगों के संपर्क में रह करके रह रहे हैं, तो उन दोनों के डेवलपमेंट में, उन दोनों की परवरिश में, उनके विकास में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये तो था आपका पूरा शैशवावस्था का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शैशवावस्था में बच्चा कितने से कितने दिनों तक होता है। मैंने बताया, हरलाख ने कहा वो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक रहता है। वहीं पर आपके कुप्पू स्वामी ने कहा कि वो जन्म से लेकर के 3 साल तक रहता है। वहीं पर क्रो एंड क्रो ने कहा कि बच्चा जब जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक वह शैशवावस्था उन्होंने माना, और कहा कि यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा चलना, उठना, बैठना, जो पढ़ना, लिखना, रेंगना, सरकना, ये सारी चीज़ें बच्चा इस उम्र में सीख लेता है। तो ये पूरी अवस्था उसकी शैशवावस्था मानी गई है। तो कुल मिला के अगर जनरली देखा जाए तो शैशवावस्था के जो ये सिम्टम्स हम देख रहे हैं, या जो विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं, या जो कुछ भी हम लोगों ने अभी इस पूरी क्लास में पढ़ा है, उस आधार पर बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें उसकी शैशवावस्था में ही घटित होती हैं। और इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य अगर इसी अवस्था में होंगे तो बच्चा हेल्दी है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम है, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम है, उसके सारे डेवलपमेंट क्या हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया क्या है, वो अगली अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में अगर दृष्टिगोचर हो रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है लेकिन वो व्यवहार बचपनावस्था का कर रहा है, बचपन के व्यवहार को कर रहा है। अब कोई 8 साल का बच्चा अगर बकैया चलने लगे तो क्या लगेगा
कहा जाएगा क्या कि हाँ वो सही कर रहा है? नहीं। अगर 10 साल के बच्चे को मुंह में उंगली डाल के और वो अंगूठा चूसने लगे तो क्या हम उसको अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? अंगुली चूसना तो अच्छा था, लेकिन कब? जब बच्चा शैशवावस्था में था। रेंगना या घुटनों के बल चलना अच्छा था, लेकिन कब? जब बच्चा शैशवावस्था में था। इसलिए ये सभी क्रियाएं अवस्थानुरूप होना आवश्यक है। यही एक बालक के विकास का उचित मानदंड मानी गई है। इन्हीं के आधार पर हम बच्चे के विकास को जज करते हैं कि बच्चा जो है वो सही तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था का पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज की क्लास में देख लिया है। आप लोग मेरी क्लासेस देखिए, और आप लोग क्लासेस देख रहे हैं लेकिन क्लासेस को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी इस टॉपिक को पढ़ें, देखें, समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ एक गृहिणी, चाहे वो होम साइंस से पढ़ रही हो या ना पढ़ रही हो, व्हाटएवर, देयर इज नो फाउंडेशन, लेकिन फिर भी उसे इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना ही है। तो हमें बिल्कुल भी कुछ ज्ञान ना हो, इससे अच्छा है कि हमें थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए, और वो भी जब आपको इतनी सहूलियत के साथ सारा नॉलेज मिल रहा है तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।